लेट्स क्रैक 2024 प्रीलिम्स 5 महीनों में। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे आगे की स्लाइड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपने देखा रहेगा कुछ कुछ इंटरव्यू कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं, मतलब हार्डली उनको 1 महीना दो या एक दिन दे दो, उनका जो स्कोर रहता है हमेशा 10 या 20 मार्क्स आगे रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या लगता है आपको, क्या रीजन रहेगा? ये इजीली इतना सक्सेसफुल कैसे रहते हैं प्रीलिम्स में, हर प्रीलिम्स में, मतलब कैसे भी प्रीलिम्स आने दो, कितना भी टफ आने दो, ये इंटरव्यू तक तो उनका तय ही जाना रहता है। तो इसका क्या रीजन रह सकता है? तो और हम इतना पढ़ते 6 से 7 महीने पूरे लगातार फिल्म्स पढ़ते हैं और हार्डली 60-70 स्कोर ही आता है हमारा, और इनका जो आता है 120 140 कुछ कुछ तो 160 भी मारते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों, 100 मार्क्स का डिफरेंस क्यों आता है इतना, और इतने बड़े मार्जिन से क्यों रहते हैं? तो उसका एक ही आंसर है, पता है आपको क्या है? एक रहता है एमसीक्यूज, आपको पता है और आपने मार्क किया। एक होता है 50-50 है, ठीक है, कुछ कुछ आता है याद, कुछ कुछ नहीं आता है, वो मार्क किया, इसमें भी पॉजिटिव स्कोर आता है वैसे। और तीसरा रहता है आपका इंट्यूशन रहता है, उसके साथ साथ लॉजिकल भी आता है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरा पेपर पैटर्न के हिसाब से देख के आप यूपीएससी का जो ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से भी मार्क करते हैं आंसर्स। तो ये जो रहता है इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट नॉलेज ही रहता है, नॉलेज लॉजिकल बेस्ड रहता है इनका। इसमें कोई एलिमिनेशन वगैरह तो रहता ही है, उसमें सब आता है, एलिमिनेशन वगैरह टेक्निक्स, हम टेक्निक्स आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जो नॉलेज रहता है इनका, जो नैक रहता है यूपी, जो एमसीक्यूज जो भी रहेंगे उनका जो आंसर जो रहता है, मतलब आप बोल सकते हो तुक्का, तुक्का नहीं बोल सकते, लॉजिकल रीजनिंग से निकाला जाता है ये। और पिछले सब ट्रेंड्स देख के इसे हम नॉलेज या फिर एप्टी भी कह सकते हैं इसका, एमसीक्यूज का। तो वो जो नैक रहता है वो उन्हें पता रहता है कि कैसा भी एमसीक्यू आने दो, इसका आंसर इसके आसपास ही रहेगा या फिर यही रहेगा। तो ये जो नैक रहता है ये 15 से 20 क्वेश्चन वेरी करता है, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन इसमें आपका पूरा नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड रहना चाहिए। तो उसमें आपका 15 से 20 क्वेश्चन मतलब कितना होता है, देखिए 40 स्कोर हो गया इधर, 40 मार्क्स। और अभी तो जो भी कट ऑफ जाएगा वो हार्डली 18 या 80 से नीचे जाएगा मेरे हिसाब से, तो ज्यादा भी नहीं जा सकता, 80 के आसपास ही रहेगा मेरे हिसाब से। तो फिर भी देखते हैं, 2023 का मैं बता रहा हूँ। तो 40 मार्क्स 80 में से समझो 80 कट ऑफ लग गया, तो देखिए 50% मार्क्स तो इधर ही कवर किए इसने, जो भी रहेगा एक कैंडिडेट। और बाकी के तो पता ही रहेगा आपको, पॉलिटी वगैरह जो भी जो मेजर सब्जेक्ट उसमें तो खींच ही लेगा, वैसे सभी खींच लेते हैं उधर, ऑलमोस्ट 30 से 40 मार्क्स तो उधर भी आ जाते हैं। तो इधर ही कट ऑफ क्लियर हो गया, और बाकी ऊपर का तो उनके लिए वो प्लस पॉइंट ही रहेगा। तो ये मेजर रीजन रहता है। तो अभी ये लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो हम देखेंगे आगे। पहले हम देखते हैं हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ती है प्रीलिम्स अगर सामने रही तो। इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है इसका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस इतना वेल डिफाइंड नहीं रहता है, ना ही इसमें इतना अच्छे से बताया रहता है कि इसमें से ये टॉपिक आएगा। जैसा मेंस में ऐसा पूरा डिटेल में रहता है कि इंडियन इकोनॉमी में से कौन से इश्यूज रिलेटेड प्लानिंग या फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ डेवलपमेंट, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, ये सब डिटेल में लिया रहता है। इसमें नहीं, इंडियन इकोनॉमी इश्यूज अराइजिंग इट, बस इतना ही। अभी इतने में क्या समझ में आएगा और कितना क्या क्या आ सकता है। तो इसमें से भी हाई यील्डिंग एरियाज रहते वो हमें पिक करने रहते। 20% ऐसा सिलेबस रहता है जिसमें से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का रहता है तो उसमें यही रूल लागू रहता है मेजरली। तो हम क्या करने जाते हैं, पूरा 80% सिलेबस कवर करने के चक्कर में हम 20% वाला रहता है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। ये 80% में से मतलब जो भी रहेगा 60% पर हम इतना फोकस करते हैं कि ये 20% हम ज्यादा रिवाइज ही नहीं करते और इसमें से ज्यादातर सवाल आते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम रहता है सिलेबस का। फिर आता है सोर्सेज का। सोर्सेज का प्रॉब्लम क्या रहता है, जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आती है तो जो भी नए नए मार्केट में जो भी बुक्स आते हैं तो वो भी हमें ऐसा लगता है, फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है कि भाई अगर हमने ये बुक नहीं लिया तो इसमें से इतने सवाल आ गए थे, इसमें से इतने सवाल आएंगे। देखिए यूपीएससी बहुत ऑटोनोमस बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, तो किसी भी एक बुक को उठा के ऐसे उसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा करेगी हो। बहुत रेयर चांसेस रहते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं एक बुक में से। अभी एएल वैशम में से एक या दो क्वेश्चन आ गए थे तो सब बच्चे एएल वैशम पढ़ने लगे। फिर बाद में उपेंद्र सिंह से अभी ये साल दो से तीन सवाल आ गए, तो अभी उपेंद्र सिंह पढ़ोगे क्या? हजार पन्ने की बुक है वो, 1000 पन्ने में से आपको कितना रिटेन होगा और कितना याद रखोगे, और उसमें से भी आपको याद रखेगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है। अभी सोर्सेज कितने पढ़ने चाहिए उसका भी प्रॉब्लम रहता है। फिर रिवीजन का एक प्रॉब्लम, अभी ठीक है सोर्सेज तो हमने ये डिफाइन कर लिए, तो अब इसको रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम आता है। फिर उसके बाद मॉक्स भी आती है, मॉक्स को भी रिवाइज करना है। मॉक्स मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी रहेगा, आप जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसका भी रिवीजन करना है, या फिर उसको सॉल्व करने के लिए उसके लिए भी रिवाइज करना है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहता है। फिर एलिमिनेशन टेक्निक्स, अभी देखिए एलिमिनेशन टेक्निक पर काफी सारा मतलब बवाल ही हो गया है कि एलिमिनेशन टेक्निक पूरा एलिमिनेट ही कर दिया यूपीएससी ने।
तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए वो पूरा कैंडिडेट पर निर्भर करता है। एलिमिनेशन टेक्निक कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्यों पता है? उसके बेसिस पे ही पूरा सिलेक्शन होना है। अगर आपको एलिमिनेशन ही नहीं करने आ रहा, भले ऑप्शंस कैसे भी रहने दो ना, ओनली 1 ओनली 2, पर स्टेटमेंट तो रहेगा ना, स्टेटमेंट तो एलिमिनेट करने आएगा ना आपको। अभी स्टेटमेंट ही नहीं रहेगी, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे स्टेटमेंट ही नहीं देंगे, ऑप्शन नहीं रहेंगे, ऐसे थोड़ी रहता है। ऑप्शंस कितने भी ट्रिकी रहने थे, अभी मेजरली ट्रेंड ऐसे ही रहेगा, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट रहेगा और इसके ऊपर भी डिफिकल्ट जा सकते हैं। यूपीएससी का भरोसा नहीं, 2024 जो भी रहेगा वो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, ये मान के ही चलिएगा। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है और सीसेट पे स्पेशली फोकस ज्यादा ही रखना है। वो हम देखेंगे सीसेट पे कैसा करना है। जो एलिमिनेशन टेक्निक्स है वो कभी खत्म नहीं होंगे और इसमें कैसा मास्टरी करना है वो हम देखेंगे आगे। और मैंने जैसे बताया 2023 काफी टफेस्ट था, उससे पहले 2022 अगर 23 नहीं रहता तो सबसे 22 टफेस्ट था, और आगे वाले जो भी आने वाला रहेगा 2024 या फिर 2025 जो भी रहेगा, तो वो भी काफी ज्यादा टफेस्ट ही होने वाला है। उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपके लिए न्यू ईयर सरप्राइज भी है एंड में, तो उसके लिए भी रुकिएगा, क्योंकि आपको मिस नहीं करना है वो, ठीक है। अभी इसका प्रॉब्लम तो बता दिया मैंने कि ये इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है इसका? फिर देखिए सोल्यूशन यही है। पहली की बात तो आपको एक डिटेल टाइम टेबल दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल है नीचे, उसके लिंक है, उसके ऊपर मैंने डाल दिया है कि ये पूरा पीडीएफ है 6 जनवरी से लेके 26 मई तक, डिटेल में पूरा मैंने बताया है टाइम टेबल। तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं या फिर आपके हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो कोई आपको सेकंड गेसिंग की जरूरत नहीं कि बाबा ये ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। तो मैंने आपके लिए पूरा स्टडी प्लान सेट किया है, उसी तरह से आप फोकस और ऑर्गेनाइज रह सकते हो। फिर दूसरा आता है सोर्सेज। सोर्सेज भी मैंने डिफाइन किया, अगले स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि सोर्सेज कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसमें और अच्छे से आपकी ये हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आता है पीवाईक्यू एनालिसिस। इसमें देखिए, इसमें भी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो थीम्स रहते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसको हर बार यूपीएससी रिपीट करता है। देखिए यूपीएससी अगर क्वेश्चन पेपर बनाना रहेगा उनको, तो किस बेसिस पे बनाएंगे? तो पहले तो पीवाईक्यू रहेगा, और क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा। सिलेबस तो इतना कुछ खास इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो मेजरली पीवाईक्यू ही प्रीलिम्स के लिए तो स्पेशली ये इंपॉर्टेंट रहता है, इवन मेंस के लिए भी। पर एक मेंस के लिए तो काफी वेरी करता है, क्योंकि पूरा करंट बेस पे रहता है। तो पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा इसमें। फिर आता है एमसीक्यू मास्टरी। हर सब्जेक्ट के बाद अभी देखिए 6, 7, 8 को आपका पॉलिटी रहेगा और 9 को आपकी टेस्ट रहेगी। तो हर सब्जेक्ट के बाद सेक्शनल टेस्ट और बाद में आगे जाके फुल लेंथ टेस्ट, सबके एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने, यूपीएससी के भी और जो भी मॉक्स रहेंगे उसके भी। तो एकदम प्रो हो जाएंगे आप इसमें, ठीक है। फिर उसमें आता है डेली टारगेट्स। जैसे डेली टारगेट्स दिए जाएंगे डेली आपको कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और ये कैटेगरीज रहेगी, इसमें आपको टिक मार्क, जैसे आपका टास्क कंप्लीट होता है उसके आगे टिक मार्क्स करना है, वो हम डिटेल में देखेंगे डेली टारगेट्स में भी। और फिर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस रहेगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका अगर टाइम टेबल नहीं बन रहा है, या फिर आपको काफी दिक्कतें आ रही है, या फिर टाइम कैसे डिवोट करे हर एक इसको, या फिर मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है तो उसमें कैसे मास्टरी करें, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ तो वे फॉरवर्ड दूं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने भी काफी 6 या 7 प्रीलिम्स दिया है, तो मुझे अंदाजा है कि हर साल मैं प्रीलिम्स फेल होते जा रहा हूँ। 2015 से स्टार्ट किया था, 15 में कंसिडर नहीं करूंगा, तो मैं ऐसे ही देने का इसलिए दिया था। 16 से लेके 2021 तक सलग प्रीलिम्स में फेल होते गया हूँ और 2022 में मैं पास हुआ हूँ। तो मुझे पता रहता है कि जो फेलियर का जो ये रहता है, दुख रहता है, वो मुझे पता है कि हर साल प्रीलिम्स फेल होने के बाद माँ बाप को कैसे बताए कि हम फेल हो गए, फिर से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सबसे डिफिकल्ट टास्क रहता है, इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप पूरी तरह से शेयर कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं, डिटेल टाइम टेबल क्या रहेगा इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि जो टेलीग्राम चैनल है उस पर नीचे आपको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने पूरा डिटेल्ड टेलीग्राम टाइम टेबल बनाया है, तो आप चेक कर सकते हो। अभी बस ओवरव्यू के लिए एक सब्जेक्ट का मैं बता देता हूँ। 6, 7, 8 जैन को, अभी मतलब ये 2 दिन में आपको पॉलिटी स्टडी करना है। उसमें डेली टारगेट्स में भी दिए जाएंगे आपको कि ये डेली टारगेट्स आपको कंप्लीट ही करने हैं, भले आपको 10 घंटे लगे, 14 घंटे लगे, 24 घंटे लगे, आपको कैसे भी करके वो डेली टारगेट्स कंप्लीट ही करने हैं। देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते कि भाई आज मैं आधे टारगेट्स कंप्लीट करूंगा, फिर आगे जाके आधे टारगेट्स कंप्लीट करूंगा, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी है एफर्ट आज के आज ही देना है। अगर नहीं होते तो सेकेंड डे में वो कंप्लीट करके फिर से सेकेंड डे के टारगेट्स वो कंप्लीट करने। देखिए अगर आप डिले करते जाओगे तो काफी ज्यादा टारगेट्स का पाइलअप होगा और अंडर डिप्रेशन आओगे, क्योंकि देखिए बाकी बच्चे भी करते रहेंगे ये, ठीक है। तो अभी इसमें क्या आता है, देखिए
अभी आपको स्टडी करना है पॉलिटी। अभी पॉलिटी देखिए, पूरी लक्ष्मीकांत बोलते हैं कि इसके नोट्स नहीं निकालने चाहिए वगैरह वगैरह, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने खुद नोट्स बनाए हैं इसके, वो भी शॉर्ट नोट्स। इसमें क्या पूरा लिखते नहीं बैठना, दूसरा लक्ष्मीकांत नहीं छापना है आपको। तो नोट्स कैसे बनाने उसका भी आगे जाके वीडियो बनाऊंगा मैं उस टेलीग्राम चैनल पे, नया टेलीग्राम चैनल में खोलूंगा इसके बाद। तो उसमें भी आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि माइक्रो नोट्स कैसे निकालने रहते हैं हर एक टॉपिक के। अपने पॉलिटी एक बार तो पढ़ा ही रहेगा, लक्ष्मीकांत एक बार तो पढ़ा ही रहेगा, क्योंकि आप जनवरी में हो। अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें से उल्टा क्लीन स्लेट अच्छा रहता है। मतलब अगर जो ब्लैक बोर्ड है उसमें अगर कुछ लिखा रहेगा तो उसको रब करके फिर से लिखने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर क्लीन रहेगा ये सब तो उसमें काफी इजी होते हैं, क्योंकि वो इजीली फॉलो किया जाता है। इससे जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स रहते हैं जनरली वो जल्दी निकाल लेते हैं, रादर देन जो 6-7 अटेम्प्ट रहते हैं उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि वो वही करते रहते हैं जो हर साल करते रहते हैं, इसलिए वो एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, आपको नोट्स कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा पूरी अच्छी तरह से, प्लस इसको रिवाइजन कैसे करना है, हर एक रिवीजन कितने बार करनी चाहिए, या फिर आपको कैसे याद रखना है, तो वो भी मैटर करता है नोट्स में ही। उसके बाद आता है 6 से 8 तक आपने स्टडी किया पॉलिटी, उसके बाद आता है 9 जनवरी को टेस्ट। ठीक है, 3 दिन के बाद 3 दिन आपको स्टडी करना है और 4th डे आपका टेस्ट रहेगा। ऐसा ही पूरा प्लान किया है, वो आप देख सकते हो टाइम टेबल में। और जैसा टेस्ट हो गया, समझो 9 से 11 टेस्ट लिया मैंने, तो उसके तुरंत बाद हार्डली आई गेस उसी दिन में पूरा आपको टेस्ट का एनालिसिस भी मिल जाएगा कि इसमें कैसा आपको ये सॉल्व करना चाहिए था, या फिर आपने कैसे सॉल्व किया है और आपको क्या प्रॉब्लम है। और ये KILT क्या है मैं तभी बताऊंगा जब ये टेस्ट हो गया उसके बाद। तो ये पूरा टेक्निक इस पर ही पूरा निर्भर करेगा आपका स्कोर कितना बढ़ सकता है। ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है, खिल टेक्निक, ये मेरी ही टेक्निक है, कोई कॉपी या किसी से कॉपी नहीं किया है मैंने, मेरे खुद का ही मेरा एनालिसिस है। और ठीक है, आपने टेस्ट दिया, आपको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, आपने टेस्ट दिया, 100 में से आपके समझो 60 बरोबर आए, 40 गलत हुए। ये 40 गलत हुए तो एनालाइज कैसे करोगे, बस ये 60 बरोबर है इसलिए आप इसको देखोगे नहीं, और 40 गलत है इसको ही देखोगे। ठीक है, आपने जो 40 गलत किए हैं तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, और उसके भी कैसे नोट्स बना सकते हो, वो भी मैटर करता है। देखिए, हम ज्यादातर ये ऐसे देखते हैं मॉक्स को कि हमने ये सॉल्व किया और हमें इतना स्कोर आया, ठीक है, हम इसे भूल जाते हैं और आगे के मॉक के लिए हम प्रिपेयर करने चालू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो मॉक रहेगा, जो भी आपके मिस्टेक्स रहेंगे वो आगे जाके इन फ्यूचर प्रीलिम्स में भी आप वही करोगे, जो फाइनल एग्जाम रहेगा उसमें भी कर सकते हो। तो वो मैटर करता है, इसलिए इसके भी नोट्स बनाने काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये वैलिडेशन रहता है आपके लिए। ठीक है, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज आप पढ़ते हो शायद ही आप दूसरे सोर्सेज पढ़ लोगे, तो उसके लिए ये आपके लिए काफी फायदा देता है ये। तो ठीक है, आपको अभी पता डाउट रहेगा कि सोर्सेज क्या पढ़े, तो हम देखते हैं अभी सोर्सेज क्या रहेंगे, और ये इतने ही सोर्सेज पढ़ने, आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो सोर्सेज के लिए देखिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जैसे मैंने बताया, और 11th और 12th की NCERT आती है, पॉलिटिकल थ्योरी, और वो दूसरा कोई तो है, तो वो दोनों पढ़ सकते हो आप। अगर आपको दोनों को टाइम नहीं है, बस लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप दोनों ही NCERT पढ़ सकते हो। फिर इकोनॉमी के लिए मनोहर सर के नोट्स है या फिर वीडियोज है, यूट्यूब पर आप देख सकते हो, उनके वीडियोज भी। अभी उतना टाइम रहेगा कि नहीं पता नहीं, आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा आपके हिसाब से। अगर आपका, मेरा इकोनॉमी वीक था इसलिए मैंने काफी ज्यादा टाइम दिया था, शायद विजन के कोई तो सर है उनका ही कुछ तो कोर्स किया था मैंने, तो उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। उसके बाद विवेक सर के नोट्स है, वो भी आप कर सकते हो। फिर एनवायरमेंट के लिए शंकर आयस या PMFIS बुक या नोट्स, जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर जो भी आपके लिए सोर्स अच्छा रहेगा, वो बेसिक बुक तो उतना पढ़ना चाहिए। उसके ऊपर करंट का कंपाइलेशन रहना चाहिए, करंट के लिए मैं आगे बताऊंगा क्या पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th NCERT काफी है, और इंपॉर्टेंट एरियाज जो रहते हैं ज्योग्राफी के, वो भी इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा जब ज्योग्राफी हमारा सेक्शन रहेगा तब। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघा ने सिलेक्टेड चैप्टर्स ही करने, ज्यादा कुछ अलग से नहीं करना है उसके लिए। और फाइन आर्ट्स की एक NCERT आती है 11th की, वो एक पढ़नी है। ये दोनों काफी सफिशिएंट होते हैं। आर्ट एंड कल्चर बहुत सारे बोलते हैं, एल वैशम वगैरह, उसमें भी सिलेक्टेड चैप्टर्स है, वो भी मैं आपको नोट्स बना के दे दूंगा, उसका भी टेंशन मत लीजिएगा। तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए फिर न्यू NCERT आते हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2, बस ये दो ही करना है। ज्यादा सोर्सेज के पीछे मत पढ़ो, क्योंकि ये काफी लो बिल्डिंग एरियाज है, मतलब कितना भी पढ़ो इसके लिए हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी काफी डिफिकल्ट रहते हैं। अभी तो काफी वेटेज बढ़ा दिया है वैसे, पर इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये पढ़ना ही चाहिए। फिर आता है स्पेक्ट्रम, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उतना ही काफी है, दूसरा कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर करंट, साइंस टेक, स्कीम्स वगैरह जो भी रहेगा, वो विजन के मंथली मैगजीन्स आते हैं, उसे ही करना है। और उसके कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है उसका भी आगे जाके वीडियोस आएंगे, और आपको कैसे बनाने चाहिए उसका भी पूरा अच्छे से वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ही, तो आपके लिए भी काफी आसानी रहेगी। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स करंट के, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डालते रहूंगा, तो उसका भी आपको फायदा रहता रहेगा, करंट का भी आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आता है PYQ कैसे हम एनालाइज करें, तो उसके रिगार्डिंग मैं बताता हूँ आपको।
देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं, देखिए एक क्वेश्चन पूछा है समझो, और उसके कुछ ऑप्शन है, तो वो ऑप्शंस में से आगे के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जनरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस मैं मान के चलता हूँ, जो पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके जो ऑप्शंस रहते हैं उसके क्वेश्चंस ये बनाए जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इसमें से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ऑप्शंस रिपीट होते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस में। और थीम्स जैसे मैंने बताया, कुछ कुछ थीम रहती है, जैसे अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो वो भी मैटर करते हैं। फिर पैटर्न्स रहता है, पैटर्न्स कैसा, कुछ कुछ अभी नया पैटर्न आया, सम 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 लिखते हैं, तो जनरली ऑल ऑफ द अबव रहता है, या फिर कैन नॉट आया तो वो गलत ही रहता है। तो ये जो सिंपल सिंपल ट्रिक्स है वो काफी मैटर करता है एलिमिनेशन के। इसमें एलिमिनेशन किसके, स्टेटमेंट एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन का भी भूल जाओ, स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना है आपको। अभी ऑप्शन को लिए देखना ही नहीं, ऑप्शन कुछ भी रहने दो, ऑल 3, ऑल 2, ऑल 1। आपको अगर ये दोनों में आपको कंफर्मेशन ज्यादा आ गया तो आपको उल्टा इजीली, उल्टा ही ऑप्शन मैं तो कहूंगा काफी इजी है, क्योंकि भले आपको समझो 3 स्टेटमेंट्स दिए और ऑप्शन बोला है ओनली 2 आर करेक्ट, ओनली 1 आर करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, तो आपको पता है कि दोनों में से एक तो गलत ही है, तो आपको पता नहीं कौन सा गलत है, तो आपने ओनली 2 भी मार्क किया तो भी आपके लिए +2 ही होगा। तो समझ सकते हो आप, आपका इंट्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ाना चाहिए आपके। इसलिए ये इंट्यूशन कब बढ़ेगा, जब आपके एमसीक्यू अच्छे खासे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे। फिर नोट्स, इसके भी नोट्स बनाने हैं क्या, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी नोट्स बनाने हैं। इसके भी नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी आगे जाके मैं बता दूंगा। अभी हम देखते हैं कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से आते हैं यूपीएससी में। तो देखिए अभी देखिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पता है 10 शेड्यूल का है, तो ये तो ठीक है, आपने मार्क किया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं रहता। देखिए 8th शेड्यूल भी पूछा है, 2nd शेड्यूल भी पूछा है, 5th शेड्यूल भी पूछा है। अभी 5th शेड्यूल देखिए, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन बी ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर फाइंडिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अभी देखिए 5th शेड्यूल इधर भी पूछा है, अभी 19 में इस पर भी आ गया, ठीक है, 5th शेड्यूल आंसर है इसका। फिर 9th शेड्यूल, अभी देखिए इसमें 9th शेड्यूल है। अभी 9th शेड्यूल तो देखिए 2019 में भी पूछा, वही उसी साल में 2 क्वेश्चन पूछे शेड्यूल पर ही। तो देखिए 9th शेड्यूल आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए ये थीम्स थोड़े से रिपीट होते ही रहते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ थीम्स हमें पकड़ने हैं और इसमें से क्वेश्चन जनरली ज्यादातर तो बढ़ने लग गए हैं। अभी हम देखते हैं डेली टारगेट्स कैसे रहेंगे और आपको क्या करना रहेगा। देखिए डेली टारगेट्स जो रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली अपलोड करते रहूंगा कि आपको डेली टारगेट्स में कैसे कैसे रहेगा। देखिए एक तो डेट रहेगी, उस दिन के जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके रिगार्डिंग कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने उसी दिन में, मतलब 3 दिन का लगा तो मैं पूरा प्लानर ही बताऊंगा, 6 से लेके 8 तक का क्या क्या पढ़ना है वो, और टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़ने के लिए आपको करना जरूरी है। और डेली के पीवाईक्यू कौन से 40 क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, कुछ कुछ चैप्टर वाइज भी डिवाइड किया रहेंगे या फिर सब्जेक्ट वाइज भी किया रहेगा। पॉलिटी के पीवाईक्यू, फिर इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू जो भी रहेंगे वो पीवाईक्यू मैं पहले दे दूंगा आपको, और उसमें से डेली आपको पीवाईक्यू 40 क्वेश्चन सॉल्व करने पॉलिटी के लिए। अभी हर एक क्वेश्चन के मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए वेरी हो सकता है, तो आपके लिए उसके लिए डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। अभी 40 क्वेश्चंस के लिए आपको हार्डली 20 मिनट भी लगेंगे, पर इतना इजीली मत सॉल्व कीजिएगा, पूरा ध्यान लगा के सॉल्व कीजिएगा। फिर मंथली मैगजीन के लिए आपको 25 पेजेस पढ़ने कौन से, तो वो मैं बता दूंगा आपको ग्रुप पर। और सीसेट के लिए डेली आपको 1 घंटा देना है, और वो भी कहाँ से पढ़ना है वो भी आगे जाके मैं बता दूंगा। तो पर्सनलाइज गाइडेंस रहेगा, जैसे कोई भी डाउट रहेगा तो आपको विदिन 12 आवर्स आपको सॉल्व किया जाएगा, इवन जल्दी ही किया जाएगा मेरी तरफ से। और आपको कुछ भी शेयर करना रहेगा तो इजीली आप फ्री माइंड से आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि देखिए जो भी आपके टेंशन जो भी रहेंगे वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जितने भी टेंशन थे मैंने ज्यादातर झेल लिए हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो भी रहेंगे तो मेजोरिटी रह सकती है कि मेरे पास उसके आंसर्स हो, अगर नहीं हो तो उसका वे फॉरवर्ड मैं बता ही दूंगा, ठीक है। और ये क्यों कर रहा हूं मैं, एक्चुअली देखिए मैंने देखा है कि जो भी एस्पिरेंट्स काफी हार्ड वर्किंग रहते हैं, देखिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे बढ़ते हैं डेली, फिर भी उनका आउटपुट नहीं आता है। तो उसके लिए कुछ कुछ मेजरली रीजन रहता है डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन उतना फॉलो नहीं कर सकते। कभी कभी डिमोटिवेशन आ जाता है, 1 हफ्ते का गैप ले लिया, फिर और डिप्रेशन आता है क्योंकि 1 हफ्ता गैप क्यों लिया, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। और जो भी रिक्वायर्ड मोटिवेशन रहता है ये एग्जाम में, वो टाइम टू टाइम बेसिस पर मैं देता रहूंगा ग्रुप पर। देखिए इसकी कॉस्ट मैं काफी ज्यादा भी रख सकता था, पर मेरा मोटिव इसका नहीं है, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी कोई भी नए इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा भी सकता हूँ और अच्छी खासी कमाई भी कर सकता हूँ। तो मेरा इंटेंशन वो नहीं है, और मुझे भी प्रीलिम्स देना है यही साल, तो इसलिए मैं नॉमिनल फी रखा हूँ इतने ही। तो आप ये पे कर सकते हैं, यहाँ पर यूपीआई आईडी है या फिर स्कैनर है। अगर स्कैन भी नहीं हो रहा तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर स्कैनर डाल दिया है, तो वहां पर आप स्कैन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैं तुरंत आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और एक सीरियस नोट है कि जो भी सीरियस है, डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स है, वही ज्वाइन करे। अगर दूसरा किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज ज्वाइन ना करे, या फिर आपको अगर कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी अगर
खराब लगा या फिर बोर होने लगा या फिर जो भी आपके रीजंस रहेंगे, तो आप 1 वीक में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा रिफंड कर दूंगा, जो भी अमाउंट रहेगी वो पूरा रिफंड कर दूंगा आपको, अगर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा तो। ठीक है। और एक लास्ट में कोट है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। आपको पता है, अगर आप एग्जामिन नहीं कर रहे अपने लाइफ को, तो आपको मतलब जानवर और आप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप एग्जामिन ही नहीं कर रहे अपने लाइफ को, बस चलने दे रहे हो, खा रहे पी रहे सो रहे हो, तो वो तो जानवर भी करते हैं, और आप में फिर क्या फर्क है। ठीक है। थैंक यू।